ये फोन लगभग सभी के लिए अच्छा है क्योंकि मोटो ने अपने H60 फ्यूजन के साथ किसी भी चीज पे प्राइम फोकस नहीं किया। इन्होंने हर चीज को 10 में से 8 तक ले जाने की कोशिश तो करी है। हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे। सबसे पहले इसके डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। तो डिजाइन इसका ट्रेडिशनल मोटो का फोन जैसा होता है वैसा ही है, बट पहले अच्छी बातें। सबसे पहले तो ये बहुत ही स्लिम और लाइट वेट फोन है और इसके सारे ही वेरिएंट्स वीगन लेदर बैग के साथ आते हैं और फ्रेम प्लास्टिक का है, तो केस आप लगा के रखना, जो कि अब इसके बॉक्स में नहीं आता तो आपको अलग से लेना होगा। बाकी इसका इन हैंड फील काफी कंफर्टेबल है क्योंकि हल्का है और विड्थ भी कम है, तो ग्रिप अच्छी आती है। और इन जनरल भी फोन थोड़ा स्टाइलिश सा ही लगता है, तो डिजाइन काफी सॉलिड है। आईपी रेटिंग, ड्यूरेबिलिटी के मामले में तो ये लोग शुरू से ही अच्छा कर रहे हैं। इसमें भी IP68 और 69 दोनों मिलते हैं और इसे आप 30 मिनट्स तक 1.5 मीटर तक डीप लेके जा सकते हो। और इसमें वाटर टच का फीचर भी है, यानी कि गीले हाथों से फोन आराम से चल जाएगा। और इसके सारे ही कलर्स ऐसे झटैक से ही हैं क्योंकि मोटो फीके कलर्स तो बनाता ही नहीं है, तो रंगों में आपको काफी अतरंगी चॉइसेस मिलने वाली है। इसके बाद अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो ये एक 6.67 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली POLED डिस्प्ले है एंड मोटोरोला इसे ट्रू क्वाड कर्व डिस्प्ले बुलाता है। साइड से कर्व ज्यादा है और ऊपर नीचे से कम है एंड कर्व होने के कारण बेजल्स भी बहुत सिमेट्रिकल है और छोटे भी है। अब फ्लैट या कर्व तो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, लेकिन कर्व स्क्रीन में सबसे बड़ी दिक्कत आती है एक्सीडेंटल टचेस की। वो इसमें नहीं है। बस कर्व स्क्रीन्स के लिए टेम्पर ढूंढना एक चैलेंज है, उसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा। भले ही आपको यहाँ गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिलती है, फिर भी लगाना अच्छा रहता है। अगर कलर्स और ट्यूनिंग की बात करें तो वो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया है। काफी कंट्रास्टी और पंची कलर्स ये प्रोड्यूस करती है और कोई बिना फालतू की ओवर शार्पनेस भी नहीं है। बाकी अगर आपको कंट्रास्ट कम रखना है तो आप नेचुरल मोड पे सेट कर सकते हो। और पैंटोन वैलिडेटेड होने के कारण आप इस पे कोई फोटो वगैरह एडिट करने वाला काम आराम से कर पाओगे। नेटफ्लिक्स में आपको HDR का सपोर्ट नहीं मिलेगा। और अगर आप रिफ्रेश रेट को ऑटो पे रखते हो तो बहुत सी एप्स 90 हर्ट्ज पर चलती हैं क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से होता है, बट अगर आपको फोर्स करके 120 पे ही चलाना है तो 120 पे सेट कर दो और ये कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। इसका HBM ब्राइटनेस का नंबर 1400 निट्स है, जो कि काफी होता है एंड आउटडोर में ये बहुत अच्छे से विजिबल है। आपकी आंखों पे कोई जोर नहीं पड़ेगा। अब मैं किसी भी और चीज के बारे में बात करने से पहले डायरेक्ट कैमरा पे आना चाहूंगा। तो कैमरा देखोगे तो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 13 मेगापिक्सल का 120 डिग्री अल्ट्रा वाइड जो कि मैक्रो की तरह भी यूज हो जाता है, और बाकी जो दो लगे हैं वो कैमराज नहीं है। एक तो इसमें फ्लैश है और दूसरे में एम्बिएंट लाइट सेंसर है और 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है। और इसकी सेल्फीज से तो मैं काफी इंप्रेस्ड हूं। डिटेल्स भले ही थोड़ी कम है, लेकिन स्किन टोन वगैरह बहुत ही अच्छे प्रोड्यूस करता है एंड इवन HDR भी बहुत अच्छा हैंडल किया हुआ है। काफी सारी लाइटिंग कंडीशंस में मैंने ट्राई किया एंड सभी में इसने इंप्रेस किया है। इवन फ्रंट कैमरा की वीडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। जैसे इस डार्क रूम से अगर हम बाहर लाइट में आए तो जो लाइट का कंट्रोल है वो बहुत अच्छा मेंटेन हो रहा है। बैक कैमरा से वीडियोस ठीक है, मतलब एवरेज है, कुछ भी बहुत तगड़ा नहीं है, मैनेजेबल है। फ्रंट और बैक दोनों से आप मैक्स 4K 30 FPS तक जा सकते हो। 1080p में 60 FPS तक चला जाएगा एंड इसमें स्टेबलाइजेशन अच्छी है, बस हल्के फुल्के जिटर्स आते हैं, बट ओवरऑल यूजेबल वीडियोस है। और इसमें आपको अल्ट्रा वाइड में भी 4K 30 FPS का ऑप्शन मिलता है, तो ये एक बढ़िया चीज है। मेन कैमरा की फोटोज की बात करें तो ये सारी फोटोज आप देखो, डायनेमिक रेंज की प्रोसेसिंग, डिटेल्स बहुत ही सही दे रहा है। मोटोरोला ने अपने कैमरास में काफी इंप्रूव किया है। मैंने अलग अलग लाइटिंग में ट्राई किया, दिन रात शाम हर सिचुएशन में इसका कैमरा सही परफॉर्म कर रहा है। बस थोड़ा बहुत कभी कभी शेडोज को क्रश करता है, बाकी ठीक है। कुछ फोटोज बैकलाइट में भी ली है, तो उसमें जो स्किन टोन है, जो फोटो का ओवरऑल नेचुरल लुक है, वो काफी हद तक मेंटेन्ड है। इस फोन का HDR सही में इंप्रेसिव है। बस रात को चीजें थोड़ी मिक्स सी हैं, कई बार अच्छे रिजल्ट आ जाते हैं, बट कभी कभी थोड़ा ऑफ हो सकता है। अब ये सब ऑब्जेक्ट्स में तो ठीक है, लेकिन ह्यूमन पोर्ट्रेट्स भी बहुत इंप्रूव हो गए हैं। हालांकि एजेस पे अभी भी काम किया जा सकता है। बाकी ओवरऑल जो ब्लर है, जो स्किन का टेक्सचर है, जेन्युइनली बहुत अच्छा है। और आप 1x, 1.5x और 2x पे पोर्ट्रेट्स ले सकते हो। सजेशन यही है कि भले ही डिजिटल जूम होता है, लेकिन 2x के पोर्ट्रेट्स एनी डे 1x से ज्यादा अच्छे लगते हैं। वाइड एंगल की बात करें तो मेन कैमरा के कंपैरिजन में कलर शिफ्ट होते हैं। इंप्रेशंस के टाइम पे मुझे इतना फील नहीं हुआ था, बट अब हो रहा है। जैसे स्काई का कलर काफी बदल जाता है, बट उसके अलावा फोटोज बहुत यूजेबल है। ऑल्दो वाइड एंगल वाली फोटोज का टेम्परेचर थोड़ा कूलर साइड पे है एज कम्पेयर टू मेन। ओवरऑल अगर आप इसके कैमरास को देखोगे तो फोटोज के लिए तो ये बहुत सॉलिड है। वीडियोज में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, बट फिर थोड़ा प्राइसिंग भी देखनी पड़ती है। बाकी ऑलमोस्ट सॉर्टेड है। अब मैं आपको इसके AI के बारे में बताता हूँ, क्योंकि मोटो ने इसमें बाकी सारे AI से बेस्ट चीजें उठा के डाली है। जैसे इसमें आपको नोटिफिकेशन समरी मिल जाती है। फिर रिमेंबर दिस में आपको नहाते नहाते कुछ रिकॉर्ड करना है, क्योंकि उस टाइम बहुत क्रेजी आइडियाज आते हैं, उनका रिकॉर्ड होना जरूरी है। तो ऐसी चीजें आप इंस्टेंटली इस पे कर पाओगे। या स्क्रीनशॉट से रिलेटेड कोई बात आप लिखना चाहो तो वो भी स्टोर हो जाती है। इसके अलावा इसमें टेक नोट्स का भी ऑप्शन है, जिसमें आप वही मीटिंग, समरी, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह कर सकोगे। और बाकी क्योंकि इसके पास खुद का गैलरी ऐप नहीं है,
तो ये गूगल फोटोज में जो भी AI वाले ऑप्शंस आते हैं वो सारे यूज करता है। और फिर जो भी पुराने AI फीचर्स हैं जैसे कि स्टाइल सिंक और मैजिक कैनवास, वो सब तो अभी भी है। अब हम बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की, क्योंकि ये 25,000 से कम का फोन है और ये परफॉर्मेंस टारगेटेड है भी नहीं। तो इसमें आपको MediaTek Dimensity 7400 मिलता है विद 8 या 12 GB LPDDR4X रैम विद UFS 2.2 स्टोरेज, जो कि अब लॉन्जेविटी को देखने के लिए हर ब्रांड को 3.1 पे लेके जाना चाहिए। बेंचमार्क्स वगैरह वो सब मैं आपको इंप्रेशन वाली वीडियो में बता चुका हूं, तो उन पे नहीं जाएंगे। अब जिनको रियल लाइफ यूसेज से फर्क पड़ता है उनको मैं सीधा कहूंगा कि नॉर्मल यूसेज में फोन स्मूथ चल रहा है, एनिमेशंस भी अच्छे हैं, मेजर स्टटर्स भी नहीं है और रैम मैनेजमेंट भी सॉलिड है, और अब कैमरा ऐप भी लैग नहीं होती, वो सब सही हो चुका है। यानी कि मोटा मोटा बताऊं तो जो भी चीजें एक कैजुअल यूजर करता है उसके लिए ये फोन बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है। अब जो लोग इसमें गेम्स खेलना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि आपको कैजुअल गेमिंग में दिक्कत नहीं आएगी। प्रूफ के लिए मैंने इसमें गेंशिन इंपैक्ट टर्बो मोड पे 1 घंटा 12 मिनट के लिए 30 FPS पे खेला एंड ये एवरेज 29.4 FPS दे रहा है। टेम्परेचर भी मैक्स 40 डिग्रीज गया है एंड इतने टाइम में इसने सिर्फ 19% बैटरी लूज करी है, विच इज डिसेंट। अब मैंने 60 FPS भी ट्राई किया, लेकिन क्योंकि नया प्रोसेसर है तो ये 30 FPS पे कैप्ड है। सेम BGMI भी कैजुअल में अच्छा चलता है और ये भी मैक्स 60 FPS सपोर्ट करता है। इसमें भी आई थिंक कुछ टाइम में 90 आ जाएगा। इसके भी स्टैट्स आप देख सकते हो, 1-1.5 घंटे की गेमिंग में तो आपको ये चल जाएगा। कुछ जगह जैसे इमेज प्रोसेसिंग या गेम लोडिंग वगैरह में आपको हल्का सा स्लो लगेगा बिकॉज ऑफ UFS 2.2, बट ये सिर्फ कुछ ही केसेस में होता है। डे टू डे चीजें सही रहती हैं। ऑल्दो एक चीज जो इसमें बहुत ही अच्छी है कि ये डायरेक्टली 256 GB से ही स्टार्ट होता है, 128 GB वाला मॉडल है ही नहीं, यानी कि आपको सिमिलर प्राइसिंग में ज्यादा स्टोरेज मिल रही है। एंड इस सबको पावर करने के लिए इस पतले से फोन में आपको 5500 mAh की बैटरी मिलती है एंड ये 68 वॉट का चार्जर बॉक्स में देते हैं, जिससे आपको 1 से 100% जाने में 54 मिनट्स लगते हैं। हालांकि ये फास्टेस्ट चार्जिंग नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इतनी ही होनी चाहिए, क्योंकि फिर इससे ज्यादा होगी तो आप 2 मिनट जो फोन छोड़ते हो वो भी नहीं छोड़ोगे, तो इतना ठीक है। और इसमें आप लिमिट चार्जिंग भी सेट कर सकते हो कि 80% से ऊपर चार्ज नहीं होगा, तो इसको आप ऑन रखा करो। और क्योंकि ये एक PD चार्जर है तो मैकबुक्स, आईफोन्स, लैपटॉप्स भी इससे चार्ज किए जा सकते हैं। SOT की बात करें तो Hello UI डायरेक्ट स्क्रीन ऑन टाइम दिखाता नहीं है, लेकिन एक ही स्क्रीनशॉट से सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। इसमें जो ये आप लास्ट चार्ज एट 7:20 PM देख रहे हो, ये बात हो रही है 14 अप्रैल की शाम को, और ये बैटरी खत्म हुई है 16 अप्रैल सुबह 11:30 बजे। और इस सेशन में मैंने करीब 2 घंटे गेंशिन खेला है, 2-3 घंटे नेटफ्लिक्स और यूट्यूब चलाया होगा, और बाकी सोशल मीडिया यूसेज तो है ही। तो गेमिंग इंक्लूड करने के बाद भी ये फोन मुझे करीब 1.5 दिन चला है। तो बैटरी की टेंशन आप छोड़ दो, बाकी ऑब्वियसली सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि आप वाईफाई में कितना रहते हो, मोबाइल डेटा आपका कितना यूज होता है, बट आपको इसकी बैटरी कम कहीं से नहीं लगी। नेक्स्ट अगर स्पीकर्स का बताऊं तो स्टीरियो स्पीकर्स हैं और दोनों से बराबर आवाज आती है, बट स्पीकर थोड़ा ट्रेबल और वोकल फोकस ज्यादा है। लाउडनेस डिसेंट है, लेकिन बेस हल्का सा कम है। बाकी अगर आपको इक्वलाइजर वगैरह समझ आता है तो इसमें डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट है, तो आप चीजों को चेंज कर सकते हो। बाकी सबसे सही है स्मार्ट ऑडियो वाला मोड ही है, ज्यादा छेड़छाड़ करने से कोई मेजर फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें आप इंडिविजुअल एप्स का वॉल्यूम भी कंट्रोल कर सकते हो। इन जनरल स्पीकर्स आपको इसके प्राइस के हिसाब से ठीक आउटपुट दे देंगे। नेटवर्क वाले पार्ट को मैं ज्यादा नहीं खींचूंगा, सीधी बात है 5G बढ़िया चलता है, VoNR का सपोर्ट है, 5G++ भी लिखा आ जाता है, कॉल्स वगैरह कुछ ड्रॉप नहीं होता और इंटरनेट स्पीड भी सही है। सेम वाईफाई के साथ भी है, उसमें भी किसी तरीके की कोई दिक्कत मेरे को फेस नहीं हुई। बाकी आपको इसमें गूगल डायलर मिलेगा, तो बिना अनाउंसमेंट के कॉल रिकॉर्डिंग नहीं होगी। अब हम इसके सॉफ्टवेयर यानी कि UI के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ आपको Hello UI मिलता है विद Android 15 और सॉफ्टवेयर अभी तक फ्लूइड चल रहा है, कोई बग्स फेस नहीं हुए। और इस UI में बात करने के लिए भी काफी सारी चीजें हैं, एक एक करके देखते हैं। एक तो इसमें कोई थर्ड पार्टी एप्स वैप्स नहीं है, एकदम क्लीन है। बस एक चीज है, उसके बारे में मैं आगे बताता हूँ। दूसरा, अब मोटो के UI में भी बहुत सारे फीचर्स आ गए हैं, जैसे कि जो इनके ट्रेडिशनल मोटो जेस्चर्स हैं वो अभी भी हैं, जैसे शेक करने से टॉर्च जल जाएगी या ट्विस्ट करने से कैमरा खुलेगा, या फिर ऐसे लेफ्ट राइट स्वाइप करके ऐप स्प्लिट स्क्रीन में चली जाएगी। और भी चीजें हैं जैसे कि स्मार्ट कनेक्ट, जिससे आप अपने फोन को टीवी या मॉनिटर से कनेक्ट कर पाओगे। और एक फैमिली स्पेसेस का भी ऑप्शन है, जिसमें आपको किसी को कुछ समझाना है तो रिमोट एक्सेस ले सकते हो। पेरेंटल कंट्रोल अगर आपको चाहिए तो वो भी पॉसिबल है। इसके अलावा आपको ऐप लॉक और ऐप क्लोन का फीचर भी मिलता है, लेकिन इसमें अगर एक बार आपने ऐप को अनलॉक कर दिया तो वो नेक्स्ट फोन लॉक तक वापस लॉक नहीं होगी। उसे वापस लॉक करने के लिए आपको फोन को लॉक करना पड़ेगा। अब ये बात अपने आप में अच्छी भी है और बुरी भी। नेक्स्ट, इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं है। अब मैं AOD चालू नहीं रखता तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो ये चीज ध्यान में रखना। इसके बाद इसमें छोटी छोटी और चीजें हैं, जैसे कि इस नए क्विक स्टाइल्स वाले मेन्यू में मेरे को आइकन्स को समझने में थोड़ी दिक्कत हुई, तो ऊपर इस पेंसिल पे क्लिक करके आप नाम अनेबल कर सकते हो। चीज छोटी सी है, लेकिन ये एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस वाला पॉइंट है। हैप्टिक्स यहाँ डिसेंट से हैं, ऐसे पूरे स्प्रिंगी वाले नहीं है, बस हैप्टिक्स का इम्पैक्ट थोड़ा कम है। लेकिन ऐप ड्रॉअर खोलते टाइम या फिर रीसेंट एप्स में स्लाइड करते टाइम हैप्टिक्स काम करते हैं। और जनरली मोटो के फोन्स में अपडेट्स की शिकायत होती है। अब उसमें ये फ्रीक्वेंसी को तो सॉर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये पुराने H50 सीरीज को अपडेट्स दे रहे हैं। अब मेरे ख्याल से ब्रांड अगर इतनी सारी चीजें सुधार रहा है तो ऑब्वियसली इसमें भी हमें सुधार दिख ही जाएगा। और इस फोन में भी हमें 3+4 इयर्स के अपडेट्स प्रॉमिस किए गए हैं। एक चीज और,
अब आपको ऐप ड्रॉअर में दो नई टैब्स दिखेंगी, एक न्यूज फीड और एक जर्नल। जर्नल तो आपके सारे नोट्स और वो रिमेंबर दिस में जो भी चीजें आप बोलते हो वो सब स्टोर करता है, और न्यूज फीड में आप न्यूज पढ़ सकते हो। अब वैसे तो मुझे इसमें न्यूज ही दिखी है, कोई एड तो नहीं थी, लेकिन फिर भी आप इसे ऊपर से डिसेबल कर सकते हो। इसके अलावा वेदर ऐप में एड्स आ रही हैं, आई होप बस इससे बाहर ना निकले। अब कंक्लूजन में बोलूं तो मेरे को ये फोन अच्छा लगा है। फ्लिपकार्ट पे ऑफर में ये आपको 20,000 के आसपास मिलता है, और उसमें एक कैजुअल यूजर के लिए इसे बहुत इजीली रिकमेंड किया जा सकता है, एंड मैं रिकमेंड करता भी हूँ, आप इसे ले सकते हो। इक्का दुक्का जो भी मुझे कमियां लगी थी वो मैंने आपको बता दी। चलो फिर मेरा आज का हो गया। दिस इज इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु, आई एम ऑलवेज ऑन लीव, जस्ट समटाइम्स अपीयर। बाय बाय।